आज हमारे सामने है कैलाश मांझू बिश्नोई का हिंदी उपन्यास कलेक्टर साहिबा यूपीएससी वाला लव। हम्म। अब देखिए, इसका टाइटल सुनकर लगता है कि ये एक और प्रेम कहानी होगी, लेकिन असल में ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की दुनिया में झांकने का एक मौका है। बिल्कुल। और आज हम इसी उपन्यास के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों की पड़ताल करेंगे। हाँ। इनके जरिए हम सिर्फ कहानी नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये किताब तैयारी के उस तनाव भरे सफर में कोई वाकई काम की बात करती है। क्या सपने, संघर्ष, रणनीति और रिश्ते ये सब एक साथ चल भी सकते हैं? सही कहा। तो हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये किताब सिर्फ मनोरंजन है या यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इसमें कोई गहरी सीख भी छुपी है। चलिए, तो फिर इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी के गलियारों में इश्क कैसे पनपता है। और क्या वो इश्क मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है या फिर रास्ते से भटका देता है? हाँ। और उस पर एंजल नाम की एक लड़की का ईमेल आता है। हाँ। और यहीं से उनकी बातचीत शुरू होती है। और यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जुड़ाव किसी हाई हेलो पे नहीं, बल्कि एक बौद्धिक मुद्दे, शिक्षा नीति पर होता है। अच्छा। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दुनिया को बहुत सटीक तरीके से दिखाता है, जहां ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान ही आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। और इसी बातचीत के दौरान नायक यूपीएससी की तैयारी के कुछ गोल्डन रूल्स बताता है। हाँ। पहला ही नियम है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नजदीकी। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्यों? ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। अनुशासन और त्याग तो इस परीक्षा की नींव है। नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। उनकी तो पूरी कहानी ही एक ईमेल से शुरू हुई, जो जाहिर है स्मार्टफोन या लैपटॉप पर ही आया होगा। तो क्या उपन्यास यहाँ खुद अपनी ही सलाह को चुनौती नहीं दे रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे ख्याल से उपन्यास का मतलब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से कट जाना नहीं है, बल्कि उसके स्मार्ट इस्तेमाल पर है। अच्छा। मुद्दा स्मार्टफोन होने का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और दूसरी चीजों पर घंटों बर्बाद करने का है, जो एस्पिरेंट को उसके लक्ष्य से भटका सकता है। उनका ईमेल एक सार्थक संवाद की शुरुआत थी, ना कि टाइम पास। तो दूरी बनाने का मतलब शायद व्यर्थ के आकर्षणों से है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। और तीसरा, चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। ये बातें सुनने में तो बहुत बेसिक लगती हैं, पर शायद यही बुनियाद है। और इन नियमों के पीछे एक मजबूत दर्शन भी है। जब एंजल पूछती है कि सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है, तो नायक का जवाब बहुत साफ है। क्या कहता है वो? वो कहता है, किस्मत को मैं नहीं मानता। ये किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है। उपन्यास का सार है कि आप अपने ढंग से काम करो, भाग्य तो आलसी लोगों का देना है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं है? लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सीटें तो कुछ हजार ही हैं। हाँ। तो क्या इसमें हालात, सेहत या बस उस दिन का अच्छा या बुरा होना, जिसे हम लक कह देते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता? देखिए, उपन्यास इस बात को नकार नहीं रहा, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। सही बात है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, यानी आपकी तैयारी। अगर कोई एस्पिरेंट पहले ये मान ले कि सब किस्मत का खेल है, तो वो शायद उतनी मेहनत करेगा ही नहीं। ये एक माइंडसेट बनाने की बात है, जो आपको सिर्फ मेहनत पर फोकस करने के लिए प्रेरित करे। इस दुनिया का एक और मजेदार किरदार है लव गुरु। हाँ। जो मुखर्जी नगर में एस्पिरेंट्स को प्यार और दोस्ती के नुस्खे बताता फिरता है। उसका एक सुझाव है, अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो। ये किरदार कहानी में हास्य तो लाता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि तैयारी के उस बेहद तनाव भरे माहौल में भी जिंदगी के ये पहलू कहीं नहीं जाते। बिल्कुल। युवा इन चीजों से जूझते हैं, भले ही वो आईएएस बनने का सपना देख रहे हो। लव गुरु का होना उस दुनिया की एक जमीनी हकीकत को सामने रखता है। और शायद सबसे बड़ा तनाव तो उस एक सपने को लेकर ही है, लबासना यानी LBSNA पहुंचने का सपना। हाँ, वो तो है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि किताब के हिसाब से वहां पहुंचने की जो रणनीति बताई जाती है, वो आज की कोचिंग कल्चर पर ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। हाँ, कोचिंग संस्थानों पर उपन्यास की टिप्पणी बहुत तीखी और सीधी है। नायक कोचिंग को शादी के लड्डू जैसा बताता है, जिसे खाए तो भी पछताए और न खाए तो भी। वो अपना अनुभव बताता है कि उसने 1.5 साल कोचिंग की, लेकिन उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो क्या उपन्यास ये कह रहा है कि कोचिंग बेकार है?
क्योंकि हजारों छात्र तो कोचिंग के जरिए ही सफल होते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उपन्यास कोचिंग को पूरी तरह नकार रहा है। उसका मुख्य तर्क ये है कि आखिरकार सेल्फ स्टडी ही सफलता की कुंजी है। अच्छा। कोचिंग आपको एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि सफल और असफल छात्रों में मुख्य अंतर अपनी गलतियों से सीखने का होता है। सफल छात्र हर गलती से सीखते चले जाते हैं, जबकि असफल छात्र उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं। और ये आत्म मूल्यांकन कोचिंग के क्लासरूम में नहीं होता, ये आपके स्टडी रूम में ही होता है। इसी सफर में नायक और एंजल की पहली मुलाकात होती है दिल्ली के कॉफी हाउस में। हाँ। और यहाँ भी उनकी बातें किसी आम पहली मुलाकात जैसी नहीं होती। एंजल बड़ी दृढ़ता से कहती है, बनना है तो आईएएस ही बनना है, अब मैं कोई और फॉर्म नहीं भरूंगी। और यहीं पर वो जोखिम लेने का विचार सामने आता है। नायक कहता है कि जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। किताब के अनुसार जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे अवसरों को पहचान कर जोखिम उठाते हैं, जबकि बाकी लोग वो सेफ जोन में रहने के चक्कर में अवसर गंवा देते हैं। उपन्यास में एक बहुत अच्छी लाइन है, सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। बिल्कुल। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये आज के दौर में प्रैक्टिकल है? जब एक एस्पिरेंट पर परिवार का दबाव होता है, आर्थिक तंगी होती है, तब सिर्फ आईएएस पर दांव लगाना, मतलब कोई प्लान भी न रखना, ये कितना सही है? क्या ये किताब इस कड़वी हकीकत को नजरअंदाज कर रही है? आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है, और शायद उपन्यास का ये दर्शन हर किसी के लिए नहीं है। ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने जुनूनी हैं कि आपको कोई और विकल्प दिखाई ही नहीं देता। ये एक ऑल इन वाली अप्रोच है। यकीनन इसमें बहुत बड़ा खतरा है और कई लोग इसमें असफल भी होते हैं, लेकिन उपन्यास का तर्क ये है कि जो लोग इतिहास रचते हैं वे ऐसे ही बड़े जोखिम उठाते हैं। एक आदर्शवादी सोच है ये। हाँ, हो सकती है, लेकिन ये उस असाधारण प्रेरणा को दिखाती है जो इस परीक्षा के लिए जरूरी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये बौद्धिक दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। वो क्रश बनाम पढ़ाई वाला दौर शुरू होता है। वे लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हैं, नोट्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उनके बीच एक गहरा रिश्ता भी पनपने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास के अनुसार उनका रिश्ता उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अच्छा। वे दोनों मिलकर यूपीएससी का किला भेदने की तैयारी करते हैं। उनकी दोस्ती किताबों से भी ज्यादा गहरी हो जाती है और उनका लक्ष्य एक हो जाता है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब पढ़ाई से ध्यान हटाते हैं। क्या उपन्यास इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है? ये सच है कि उपन्यास एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। शायद लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि अगर दो लोगों का लक्ष्य एक हो और दोनों में उस लक्ष्य को लेकर बराबर की परिपक्वता हो तो रिश्ता एक ताकत बन सकता है, सपोर्ट सिस्टम की तरह। हाँ बिल्कुल। वे एक दूसरे के संघर्ष को बेहतर समझते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, जो इस लंबी और थका देने वाली यात्रा में बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये एक आइडियल केस है। हकीकत में ऐसा संतुलन बना पाना बेहद मुश्किल है और उपन्यास इस मुश्किल को शायद थोड़ा कम आंकता है। जब दोनों मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो उपन्यास अवसर और उत्साह के महत्व पर जोर देता है। इसमें एक जगह कहा गया है, अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। और उत्साह का विचार तो और भी शक्तिशाली है। उपन्यास इसे एक मनोवैज्ञानिक रसायन की तरह बताता है जो मुश्किलों के बावजूद इंसान को काम करने की ऊर्जा देता है। अच्छा। सफलता को सिर्फ मंजिल पाने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि कहा गया है कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह को न खोना ही अपने आप में सफलता है। मतलब सफर ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस सफर में टिके रहना मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है और सफर में टिके रहने के लिए उत्साह का ईंधन बेहद जरूरी है। उपन्यास में सिर्फ पढ़ाई और मोटिवेशन ही नहीं है, कहानी को ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए किताबी दुनिया से बाहर के भी कई पल हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो में एक प्रेमी जोड़े को देखकर संस्कृति पर एक छोटी बहस छिड़ जाती है। हाँ, वो सीन समाज की दोहरी मानसिकता पर एक अच्छी टिप्पणी है। एक तरफ लोग सार्वजनिक जगहों पर प्यार के इजहार की आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ युवा अपनी आजादी की बात करते हैं। और इसी बातचीत के दौरान नायक मुकेश अंबानी के माता पिता धीरू भाई और कोकिलाबेन की प्रेम कहानी सुनाता है। हाँ, कि कैसे धीरू भाई अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए खटारा बसों में सफर करते थे। ये छोटे छोटे पल कहानी को ज्यादा दिलचस्प और रिलेटेबल बनाते हैं। बिल्कुल। और विश्व पुस्तक मेले का दृश्य तो पढ़कर मैं हैरान रह गई। वहां उन्हें एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं जो प्रगति मैदान में अपना स्टॉल लगाकर बैठे हैं। और वो बाबा दावा करते हैं कि जो छात्र यूपीएससी में 2 बार फेल हो चुके हैं उन्हें वो टॉपर बना सकते हैं।
और तो और बाबा का दावा है कि अगर काम ना हुआ तो फीस वापस। अब सबसे मजेदार बात तो ये फीस वापस वाली गारंटी है, जैसे कोई मिक्सर ग्राइंडर बेच रहे हो। बिल्कुल, ये समाज में मौजूद अंधविश्वास और शॉर्टकट की तलाश पर एक जबरदस्त व्यंग्य है। ये दिखाता है कि कैसे हताश युवा कई बार ऐसे झांसों में फंस सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत ही वास्तविक समस्या को उपन्यास छूता है, जब इंटरव्यू के लिए DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बारी आती है। हाँ हॉबी वाले कॉलम को लेकर नायक की उलझन, वो बहुत से एस्पिरेंट्स की असल समस्या है। हाँ, जब मैंने DAF में हॉबी भरने वाली बात पढ़ी तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हम भी ऐसी उलझन में रहते थे कि ऐसा क्या लिखें जो प्रभावशाली लगे। नायक सोचता है क्या क्या पसंद है, कौन सा खेल, कौन सा नृत्य, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं, बस कभी कभी देख लेता है। ये इतनी छोटी सी लेकिन इतनी सच्ची उलझन है। और ये दिखाता है कि उपन्यास ने तैयारी के सफर की छोटी छोटी बारीकियों को भी बहुत अच्छे से पकड़ा है। ये सिर्फ सफलता की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, नहीं, बल्कि एस्पिरेंट्स की रोजमर्रा की उलझना और मानसिक स्थिति को भी सामने रखता है। यही चीजें इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी से ज्यादा एक प्रामाणिक दस्तावेज की तरह बनाती हैं। तो कुल मिलाकर कलेक्टर साहिबा उपन्यास प्यार और करियर के बीच संतुलन साधने की एक आदर्शवादी कोशिश है। ये बताता है कि कैसे एक ही लक्ष्य वाले लोग एक दूसरे की रुकावट नहीं बल्कि ताकत बन सकते हैं, बशर्ते उनमें वो परिपक्वता हो। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए क्या उस लक्ष्य के साथ एक तरह का इश्क या जुनून होना जरूरी है? अच्छा, जैसे उपन्यास में नायक कहता है कि यदि UPSC के सपने से आपको प्यार हो जाए तो फिर तैयारी तो हो ही जाती है। मतलब क्या बिना उस दीवानगी के, उस जुनून के, उस कठिन और लंबे सफर को तय किया जा सकता है? क्या सिर्फ अनुशासन और कड़ी मेहनत काफी नहीं है? ये उपन्यास तो यही बताता है कि जब आप अपने सपने से प्यार करने लगते हैं तो मुश्किल रास्ता भी सुहाना हो जाता है। जो किताबें पहले उबाऊ लगती थीं, वो महबूबा की आंखों की तरह सुंदर लगने लगती हैं। शायद जुनून ही वो ईंधन है जो अनुशासन की गाड़ी को सालों साल तक चलाता है। और यह हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिस पर शायद हर किसी को सोचना चाहिए। क्या? कि किसी की जिंदगी का अपना UPSC क्या है, वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है, और क्या उन्हें उस लक्ष्य से उतना ही इश्क है जितना उसे पाने के बाद मिलने वाले इनाम से होगा।